दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब से कुछ घंटों में तय हो जाएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी और ये 48 चेहरे आप जो देख सकते हैं इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन वॉल पर, इन 48 चेहरों में से कोई एक बनेगा सीएम। 5 संभावित चेहरे, 48 में से 5 संभावित चेहरे जो हमने आपके लिए फिक्स किए हैं वो हमने आपको बताए। लेकिन अब बात होगी उन 2 बड़े चेहरों की जिन्हें डार्क हॉर्स माना जा रहा है। अब वो 2 बड़े नाम आपके सामने आने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी। टीवी 9 पर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इनविटेशन लेटर देखिए छप चुके हैं और ये पहली झलक आपको निमंत्रण पत्र की हम दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ समारोह में 20 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे पहुंचने का निमंत्रण दिया गया है। कहां पहुंचना है? दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो दिल्ली की इतिहास का गवाह माना जाता है। दिल्ली के सियासी इतिहास में भी रामलीला मैदान का बड़ा योगदान है और उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये इनविटेशन लेटर की पहली झलक हमने आपको दिखाई। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, जरा बताइए, शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन लेटर, इसकी पहली झलक इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण किस मायने में खास माना जाए? देखिए, ये बहुत ही खास शपथ ग्रहण समारोह है। जैसा कि पिछले बुलेटिन में हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, 12:05 पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो जो इन्विटेशन है उसमें 12 बजे का वक्त दिया गया है। तो शबीर, जो हमारी खबर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पुख्ता है। हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे थे कि कितने बजे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे कल, तो 12:05 पर शपथ लेंगे। 12 बजे जो शपथ ग्रहण की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 12:25 के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा। तो 11:15 का जो वक्त है वहाँ पे डिग्नेटरीज के आने का वक्त शुरू हो जाएगा और 12:05 पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। 12 बजे से डॉट शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसके साथ ही क्या कंटेंट है उसकी भी तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों के सामने पेश की है। तो निश्चित रूप से जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे थे, ऐतिहासिक रामलीला मैदान का जिक्र कर रहे थे, उस रामलीला मैदान में कल दिल्ली की राजधानी को एक अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहा है। 27 साल बाद दिल्ली में इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं कि सूखे बंजर पर लहलहाती राजनीति की फसल देखने को मिलेगी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, चूंकि जो मेन स्टेज है, एक मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको, दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी होने की वजह से दिल्ली में सारे काम एमएचए के थ्रू होता है। तो एमएचए के मुखिया गृह मंत्री हैं देश के, तो अमित शाह को भी जगह दी गई है इस नाते से, क्योंकि अमित शाह दिल्ली एक तरीके से तकनीकी रूप से चलाते हैं, सरकार किसी की भी हो। तो प्रधानमंत्री के साथ कल अमित शाह भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इनविटेशन लेटर की पहली झलक हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी है और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 5 संभावित चेहरों के बारे में। लेकिन अब वक्त आ गया है उन 2 बड़े चेहरों का जिक्र टीवी 9 भारतवर्ष पर अब हम करने जा रहे हैं जिन्हें डार्क हॉर्स माना जा रहा है। ये 2 बड़े चेहरे कौन होंगे और उनकी दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं हमारे वॉर रूम में बैठे तमाम वरिष्ठ पत्रकार। आइए अब इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि 5 संभावित चेहरे हमने आपके सामने रखे और अब बारी है डार्क हॉर्स। 2 बड़े चेहरे, और इनमें से आपको बता दूं एक चेहरा है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद जिस बड़े चेहरे का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, जी हां, पहला डार्क हॉर्स संभावित चेहरों में परवेश वर्मा का भी नाम है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात दी है और निश्चित तौर पर अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत कर लिया है। नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज करके केजरीवाल को हरा के। जल्दी से इनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, परवेश वर्मा, सीट नई दिल्ली, ताकत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अरविंद केजरीवाल को
आम आदमी पार्टी के मुखिया को नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने शिकस्त दी और बड़ा जाट चेहरा है, दिल्ली बीजेपी का सांसद रह चुके हैं और एक बार नहीं 2 बार सांसद रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में इन्हें टिकट नहीं मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने तगड़ी टक्कर दी और उसके बाद जीत कर आए। एक क्रिमिनल केस भी है इनके ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएट हैं परवेश वर्मा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये वो चेहरा है जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भाई परवेश वर्मा नहीं, कोई ऐसा चेहरा होगा जिसके बारे में लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा। मतलब बीजेपी अपने फैसले से चौंका भी सकती है, लेकिन परवेश वर्मा जो कि डार्क हॉर्स अभी भी माने जा रहे हैं, उनकी दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? आनंद प्रकाश पांडे। जी बिल्कुल समीर, पहले आपको हम तस्वीरें दिखा दें। वो रूम है जहां पे आज शाम को 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस रूम में जो कुर्सियां लगाई गई, आप कुर्सियां नजर आ रही है, इसको सजाया जा रहा है। यहीं पर शाम को 7 बजे बैठक होनी है जहां पर बीजेपी के सभी 48 जो जीते हुए विधायक हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली बीजेपी के संगठन के नेता मौजूद रहेंगे, 7 सांसद दिल्ली के बीजेपी के मौजूद रहेंगे जहाँ पर विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। रही बात परवेश वर्मा की, तो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, यानी कि नई दिल्ली सीट से पिछली बार आप देखते आ रहे हैं जो 2 मुख्यमंत्री मिले हैं दिल्ली को, वो नई दिल्ली सीट से मिले हैं। शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उनको हालांकि केजरीवाल बने, केजरीवाल को इस बार हरा दिया परवेश वर्मा ने। लेकिन एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि परवेश वर्मा दावेदारों में सबसे आगे है, लेकिन परवेश वर्मा का नाम बड़ा है, यानी कि अगर यहाँ पे परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर तौर पर आप ये कहेंगे कि परवेश वर्मा की सरकार, यानी कि बीजेपी जो एक मैसेज देना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति संगठन या सरकार से बड़ा ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके ये बात खिलाफ जा सकती है। और आपको याद होगा कि जैसे ही वो जीते थे उसके बाद से लगातार उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चलने लगा था, उनको तमाम लोग बधाइयां देने लगे थे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। तो उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया भी था, उनको एक मैसेज भी दिया था और ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, विधायक दल के नेता को तय करेंगे। उसके बाद आपने गौर किया होगा, न तो कोई परवेश वर्मा का पिछले 10 दिनों कोई बयान आया है, न ही कोई उनकी ऐसी कोई तस्वीर आई है। तो जाहिर तौर पर परवेश वर्मा जो है वो दावेदार है, सबसे प्रबल दावेदार है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल निश्चित तौर पर एक प्रबल दावेदार हैं और आज 2 बड़े चेहरे जो बतौर डार्क हॉर्स हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए, उनमें पहला नाम परवेश वर्मा का है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ हैं। तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा एक्सपीरियंस है। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। परवेश वर्मा सबसे ज्यादा वो नाम जो सुर्खियों में रहा दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद, क्या आपको लगता है, क्योंकि बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती है, इसलिए हो सकता है परवेश वर्मा नहीं कोई और, लेकिन परवेश वर्मा के ही नाम पर अगर हम चर्चा करें तो दावेदारी आपको कितनी मजबूत नजर आती है और क्यों? अगर वो बनते हैं तो क्यों? 2022 में चर्चा चलती थी कि योगी आदित्यनाथ इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बने। कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी खट्टर जी को हटाकर बने हैं लेकिन आगे नहीं बनेंगे, बने। देवेंद्र फडणवीस कहा जा रहा था कि नहीं अब तो कहां देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, बड़ा नाम है, बने। तो एक तो यही सबसे बड़ा आधार है। जब हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है तो चौंकाती नहीं है, उसके अपने समीकरण हैं जो शायद हम पत्रकारों के विश्लेषण से थोड़ा इतर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, हम कई बार कहते हैं और मैं मानता भी हूं भाई राजनीति मतलब सामाजिक समीकरण को साधने का खेल, जो सबसे अच्छे से साध ले वही आगे चला जाता है जी। लेकिन एक होता है कि आप मैन्युफैक्चर करें, एक होता है नेचुरल चले। अगर आप मैन्युफैक्चर्ड जाट लीडर्स को आगे बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? आप उस तरह से कोई नेता नहीं बना पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। आपका एक नेचुरल लीडर मिला है, आपको हरियाणा, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आपका मुख्यमंत्री होगा परवेश वर्मा, जाट चेहरे के तौर पर अपने आप उभरा है, उसको कोई ऐसा नहीं, एक स्वाभाविक है। अमित शाह ने खुद उसको तैयार करके कहा कि लोकसभा का टिकट नहीं देंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। जिस तरह से केजरीवाल से लड़ा, और मैंने ये टिप्पणी की थी कि अब की केजरीवाल जी की भेंट सही आदमी से हो गई। ये कह रहे थे हम 2100 देंगे, 2100 देंगे, उसने घरे पे लाके अपने एनजीओ से 1100 बांट दिया। यानी उसको हर तरीके से लड़ना आता है आम आदमी पार्टी।
तो बड़े 4 के चारों बिंदु वो प्रवेश वर्मा के पक्ष में जाते हैं। अमित शाह के बिल्कुल विश्वस्त हैं वो, और बाकी जो चीजें हैं वो तो किसी भी खिलाफ आप माइनस में, लेकिन उसके चलते तो वो मुझे लगता है- विवादों में भी तो रहे, विवादों कहाँ में भी विवाद रहे, केस दर्ज हो गया उनके देखिए, खिलाफ। बात समझिए, ये जो विवादों में रहे ये हम पत्रकारों ठीक के है, टीवी के राज- लिए। ठीक है, बात राजेश बात जी, क्या है? राजेश जी मैं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ। विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो फर्क पड़ता। सुनिए ना, बग्गा थे जिन्होंने काला थप्पड़ मारे इनको, अपने वकील साहब को, प्रशांत भूषण को, उनका पार्टी में लगातार ऊंचा होता चला गया। कपिल मिश्रा जिन्होंने उत्तर पूर्वी, लेकिन आज कहाँ है? सुनिए मुझे पार्टी में कैसे ऊंचे चले गए ये कह रहा हूं मैं। वैसे ही प्रवेश वर्मा को शालीनता के लिए नहीं जाना जाता, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शनल नारे लगाए थे, तो पार्टी में उनका ओहदा बढ़ता चला गया। इसी वजह से एक तो वो फाइटर हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो एक बात जाती है वो ये है कि भाई प्रवेश वर्मा को इतना बड़ा नाम क्या बना दिया, 4098 वोटों से जीते हैं। अगर संदीप दीक्षित नहीं होते तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े जाइंट स्लेयर हैं, कुछ है, 4000 वोटों से जीता है वो आदमी, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक मुख्यमंत्री जिन्होंने 12 साल तक यहाँ राज किया और अरविंद केजरीवाल का अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया, बिल्कुल, वो उनको हार हराया। गया। लेकिन इक्वेशन ऐसी थी नहीं थी कि अपने बल पे हराया उन्होंने संदीप दीक्षित के बल पे हराया। ये बात आंकड़े बता रहे हैं। तो अब ये पार्टी का ये है कि इसमें जिस तरह से वो एग्रेसिव काम कर रहे हैं, अगर रमेश बिधूड़ी जीत जाते, उनको भी शालीनता के लिए नहीं जाना जाता है। संसद के अंदर उन्होंने बहुत ही गाली गलौज वाली भाषा की, अगर वो जीत जाते उनको भी कोई अच्छी पोजीशन मिलती, और हो सकता है अब भी उनको कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि पार्टी के एजेंडा को एग्रेसिव तरीके से कौन आगे बढ़ाएगा वो भी बहुत ठीक है, ये important महत्वपूर्ण होता है। संतोष जी, आप कैसे देखते हैं? और अगर 2020 के चुनावों में आप देखिए तो प्रवेश वर्मा का नाता जो है विवादित बयानों से रहा, लेकिन इस बार वो बहुत संभल कर चले, बहुत जिम्मेदारी भरा बयान भी दिया, कोई ऐसा विवाद अपने साथ जुड़ जाए इसकी उनकी तरफ से कोशिश रहे कि ऐसा ना हो। आपको कैसे लगता है? अमित जी, प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक ही बात जाती है जी, कि उनका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत है। साहब सिंह वर्मा इतने हम्बल थे, हर एक से मिलते थे, प्यार से बात करते थे। प्रवेश वर्मा के बारे में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, हर एक को मालूम है कि वो अक्खड़ हैं, बात करना पसंद नहीं करते, और वो जो ह्यूमैनिटी है उसकी थोड़ी सुन में कमी, यही उनके खिलाफ एक चीज़ है। बाकी तो हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि हम पत्रकारों के कहने से पार्टियां अपने फैसले नहीं करते, उनके अपने गणित होते हैं, उनके अपने सिद्धांत होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इस दिल्ली वाले मुख्यमंत्री के एपिसोड में मुझे दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उस स्वरूप को कायम रखा कि हर चीज़ को एक इवेंट बना देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव भी इतना बड़ा इवेंट बन गया। 8 तारीख के बाद से लेके अब तक खामोशी, अमेरिका भी घुमाए, सब कुछ कराए, और सब जगह हुआ कि मोदी जी आएंगे तभी तय होगा, और किसी के मुंह से, शायद किसी को पता भी नहीं है, मेरा ख्याल है अमित शाह जी को भी नहीं पता है कि कौन नाम मोदी जी आखिर में कान में फूकेंगे। अब इसमें मुझे ये लग रहा है कि आपने जितने ये नाम बताए हैं, जी, जी, मुझे एक बीजेपी से अनजान पत्रकार का आकलन है। जी, बीजेपी के विशेषज्ञ हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन मेरा आकलन ये है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई महिला होगी, कोई महिला होगी। इस पर पिछले दिनों हर्षवर्धन जी काफी चर्चा हुई, काफी बात हुई कि सब पीछे रह जाएंगे। अचानक एक कोई महिला जो विधायक चुनकर आई हैं, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री, और एक नहीं, ये हर्षवर्धन जी ज्यादा बताएंगे। नहीं, मैं दूसरा इशारा कर रहा हूँ जी, एक ऐसी महिला होगी जिसने एक मंत्री को हराया है। ढूंढिए कौन। अरे बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए। नहीं बताएंगे, रहस्य। ठीक है, अच्छा, नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, हर्षवर्धन जी ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये संपर्क में रहते हैं, हाँ। कि संघ भी चाहता है कि कोई महिला यहाँ पे मुख्यमंत्री हो। आरएसएस, क्या ये गलत है, सही है, ये आप बताएं। लेकिन वाकई ये संघ वाले कहते हैं कि आपके पास 20-21 कितने राज्यों में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, एक महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो दिल्ली में आप नजीर कायम कीजिए। तो ये संतोष जी जो कह रहे हैं, ठीक है, आप दोनों ने हर्षवर्धन जी से सवाल पूछ दिया। भाई बीजेपी के बड़े जानकार हैं आप, ये बताइए कि इतना सस्पेंस क्यों रखा गया? 12 दिन, अभी आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, वहां पर भी 12 दिन बाद सीएम का नाम क्लियर किया गया था, और यहां पर भी देखिए 12 दिन हो रहे हैं। देखिए, ये दोनों लोग हमसे अति वरिष्ठ हैं और संतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बाकायदा पूर्व सांसद भी हैं। जी, जी, तो आप जब कह रहे हैं तो मैं तो ये कतई नहीं मान सकता कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूं।
ये ठीक बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री की चर्चा लंबे समय से विद इन बीजेपी, विद इन संघ चलती रही है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में कोई गैर विधायक मुख्यमंत्री नहीं होगा। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि और उनमें कयास कई नामों पर लगाए जाते हैं, 2-3 महिलाओं को लेकर कहा जाता है। मैंने विधायक महिला की बात की। अच्छा, विधायक महिला की बात की तो मेरा ही मानना है ना कि ये विधायक महिला बिल्कुल हो सकती है, इसमें कहीं कोई मतलब मेरी भी सहमति है। ठीक है, ठीक है। देखिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें हैं। कल होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह से जुड़ी एक और अहम खबर है। रामलीला मैदान में एक स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी बैठेंगे। पीएम गृह मंत्री के साथ दिल्ली के होने वाले सीएम भी बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह दी जाएगी। तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। तो देखिए ये अहम खबर सामने आ रही है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है कि झुग्गी प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे झुग्गी प्रधान। तो इस बार ये माना जा रहा है कि झुग्गी बस्तियों का जो वोट है वो काफी शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, लिहाजा ये एक व्यवस्था में बदलाव और इस प्रोग्राम का एक अहम पहलू ये भी कि झुग्गी प्रधान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अब इस कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या है, कुमार कुंदन जरा हमें तफसील से बताइए। देखिए समीर, आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी विकास अभियान करके एक चलाया था और उसमें विष्णु मित्तल को उसका प्रभारी बनाया गया था। और जिस राजेश भाटिया का आप लोग जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो राजेश भाटिया भी उसमें शामिल थे। तो विष्णु मित्तल ने तकरीबन वोटिंग से पहले तक तकरीबन 66 दिन जो है झुग्गी प्रवास किया था उन्होंने। और दिल्ली के 66 विधानसभाओं में एक तरीके से झुग्गियों में जाके उन्होंने अपना वक्त बिताया था। और अकेले विष्णु मित्तल नहीं थे, उनके साथ पूरा कुनबा था और उसका असर कहीं न कहीं दिखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, पिछली बार भी अगर आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में तो तभी मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक रात झुग्गी में प्रवास भी किया था अलग अलग इलाकों में। लेकिन इस बार जो है वोटर बड़ी तादाद में झुग्गी से टर्न हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम की रैली में बोला था कि किसी भी झुग्गी को कहीं से भी हटाया नहीं जाएगा। तो वो जो उनका वक्तव्य था वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ और बड़ी तादाद में झुग्गी के लोग राइट। और अब ये जानकारी मिल रही है कि झुग्गी प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे रामलीला मैदान में। ये कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा रखा गया है। बने रहिए आप कुमार कुंदन हमारे साथ। और अब दूसरा बड़ा नाम जो कि डार्क हॉर्स के तौर पर सामने आ सकता है वो कौन है, आइए अब वो बताने का वक्त आ गया है। संभावित चेहरों में पवन शर्मा का भी नाम है। जी हां, उत्तम नगर से बीजेपी के विधायक पवन शर्मा का भी नाम चल रहा है और इन्हें डार्क हॉर्स माना जा रहा है। यानी डार्क हॉर्स दो नाम जो हम आपके सामने रखने वाले थे, पहला नाम सामने आ चुका है प्रवेश वर्मा का और दूसरा नाम है पवन शर्मा का। जल्दी से इनके रिपोर्ट कार्ड पर आइए नजर डालते हैं। उत्तम नगर सीट से ये जीत कर आए हैं, प्रदेश संगठन मंत्री रहे हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये इनकी एक बड़ी ताकत के तौर पर माना जा सकता है। जमीनी नेता की इनकी छवि रही है। अगर कमजोरी की बात करें तो कमजोरी भी है, कार्यकर्ताओं से भेदभाव का आरोप लगा इनके ऊपर, खेमेबाजी का भी आरोप लगा। शिक्षा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उम्र है इनकी 55 साल। तो ये एक चेहरा जो कि डार्क हॉर्स माना जा रहा है। पवन शर्मा के कैंडिडेचर को किस तरह से आप देखते हैं हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए पवन शर्मा जीतकर विधायक बने हैं और जो आप कह रहे थे, हालांकि ये वाला थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया कि कार्यकर्ताओं से भेदभाव का आरोप, क्योंकि ये तो ऐसा आरोप है ना कि किसी के ऊपर भी लग सकता है, किसी के ऊपर नहीं लग सकता। मतलब ये छवि बनने बनाने का खेल। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी की जो स्थिति है उसमें पवन शर्मा दिल्ली मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। नहीं बनने जा रहे। राजेश जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।
इतने डेफिनेटली तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जैसे पिछली बार हुआ, जो नहीं बनने जा इनका कोई नाम लेवा नहीं था वो बन गए। तो आप मतलब और विधायक दल की मीटिंग में जो सबसे पीछे बैठा हुआ नजर आता है वो अचानक सबसे सामने आ जाता है और वही मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए ये कहना, लेकिन एक बात ये जरूर है कि पिछले 12 साल से दिल्ली की हस्ती पे अरविंद केजरीवाल इस कदर छाए हुए थे कि ये पवन शर्मा और इन सब लोगों को इनका इम्पैक्ट क्या है, क्या पॉपुलर मास लीडर के तौर पे दिल्ली की पत्रकार जानते होंगे, बीजेपी के सर्कल वाले जानते होंगे, इनका जो असर है, जो मास जो है, जैसे प्रवेश वर्मा का एक असर है। हाँ। तो इनका क्या असर है वो मुझे नहीं लगता कि कोई उस वजह से इनको बनाया जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है उसी वजह से बना दिया जाए। देखिए मैं बहुत बच के और संभल के बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। संतोष जी, आप भी मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है? और भाई बात तो यही इलेक्शन के वक्त भी देखिए कही जा रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के अगर अगेंस्ट आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखें तो दिल्ली में तो कोई नेतृत्व खड़ा ही नहीं कर पाई पार्टी। अरविंद केजरीवाल के हिसाब का कोई नेता तो सामने है ही, नजर ही नहीं आता, लेकिन जीत तो हासिल हुई। तो अब क्या कोई एक ऐसा नाम सामने आ सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं? कपिल मिश्रा क्या कहते हैं आप? वो तो कहीं भी संभावित नाम की लिस्ट में नजर आए, लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ समीर जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि झुग्गी नहीं हटाई जाएगी, ये इसने एक मास्टर स्ट्रोक का काम किया इस चुनाव में, प्रधानमंत्री का बयान। हाँ, मेरा कहना है कि उसका एक दूसरा हिस्सा भी उन्होंने कहा था कि हर झुग्गी वाले को हम मकान देंगे जी, ये उन्होंने कहा था। तो झुग्गी वालों को मकान देंगे, इसने बहुत असर किया, ये मेरी खबर है, मेरी जानकारी है, क्योंकि हम सब लोग तो दिल्ली में तो घूम ही रहे थे, देख रहे थे। जी जी। पर मेरा अपना ये मानना है कि दिल्ली में आपने जितने नाम लिए, मैं फिर दोहराता हूँ, शायद इनमें से, देखिए हम अपनी अपनी राय रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी खबरों के आधार पर रखते हैं। बिल्कुल। हमारा मानना है कि इनमें किसी जो नाम आपने लिए, इनमें वजन के लिहाज से राजेश जी और हर्षवर्धन जी ने बताया, पर मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं फिर अपनी खबर को दोहराता हूँ जी, कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी जो विधायक है और जिसने एक मंत्री को हराया है। ठीक है, कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन एक मिनट, शिखा राय जो नाम जो था। ठीक है, नाम कई सारे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर अजय महावर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक घोंडा से। और अजय जी, अभी आपकी गैर मौजूदगी में TV9 भारतवर्ष पर हमने जो संभावित नामों की फहरिस्त दिखाई उसमें आपका नाम भी शामिल है। किस तरह से आप देखते हैं, और क्या ऐसा कोई संकेत बीते दिनों आला नेतृत्व की तरफ से आपको मिला है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अगले आप हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 48 विधायक हैं सभी बेहद सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत ही सक्षम निर्णय लेने में, और बहुत सारे प्रदेशों में उन्होंने लीडरशिप दी है, वो बहुत ही विजनरी हैं। दिल्ली के उद्देश्य बड़े हैं हमारी सेवा करने के। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है वो धरातल पर जनता के बीच में कैसे आए, वो लागू कैसे हो, कैसे हम दिल्ली की क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सीवर, क्लीन यमुना, क्लीन रोड्स, इसकी जो हमने प्रतिबद्धता जताई है उसको करें। हम जो महिलाओं के लिए घोषणा करी है, हमने ऑटो वाले भाइयों के लिए की है, हमने वकील भाइयों के लिए की है, वो सब आयुष्मान योजना सब डिलीवर कैसे करें, यह हमारा उद्देश्य। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है वो हर वर्ग को साथ लेकर के दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे। दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अमल में लाने की, अजय जी, अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अमल में लाने की बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है, तो आप इसके लिए तैयार हैं ना? मैंने कहा कि जो भी दिल्ली का निर्णय लेंगे वो पर्यवेक्षक आएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगी, विधानसभा के जो सदस्य चुने गए हैं उनकी बैठक होगी, जो भी निर्णय लेगी पार्टी, जिसको भी जिम्मेदारी देगी, सब लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य हैं, संकल्प हैं, उनकी पूर्ति के लिए काम करेंगे। तो अब तो कल शपथ ग्रहण ही होना है, अब तो ऑलमोस्ट क्लियर तो हो ही गया होगा ना, और जिसको बनना है उसको संकेत भी मिल गए होंगे।
मुझे नहीं पता कि आप किस संकेत की बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी विधायक दल की बैठक बाकी है। पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड बेहद सक्षम और विजनरी है, वो दिल्ली को एक अच्छा नेतृत्व देंगे और निश्चित रूप से जी, जैसा मैंने बार बार कहा है कि हमारे लिए पद इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दिल्ली की सेवा इम्पॉर्टेंट है। हमारे विजन डॉक्यूमेंट को लागू करना, दिल्ली को स्लम सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी की और विकसित भारत की यात्रा में लेकर जाना, यह हम सबके उद्देश्य हैं। लेकिन अजय जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप चीफ विप भी रहे हैं, लगातार 2 बार आपने जीत भी दर्ज की है और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार पूर्वांचली समाज को, दिल्ली के पूर्वांचली समाज को एक भारतीय जनता पार्टी बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है। आपका ताल्लुक झारखंड से रहा है, पूर्वांचली वैश्य समाज से रहा है, तो इस लिहाज से भी आपकी दावेदारी को प्रबल माना जा रहा है। अब देखिए, आप तो घूम फिर कर वहीं आ जा रहे हैं। मैंने बड़ी विनम्रता से और स्पष्टता से कहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व, विधायक दल की बैठक, ये सब आज शाम तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और कल तो अब तो 24 घंटे शपथ में भी नहीं बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रेस को ज़रूर बताया जाएगा और बहुत विनम्रता से बताया जाएगा। जब भी हमारे प्रेक्षक महोदय आएंगे और वो विधायक दल की बैठक लेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वो प्रेस वालों को ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो सच के आईने को जनता के सामने और दिखाता है। अगर विधायक दल आपको नेता चुनता है तो आप जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। मैंने क्या कहा, 48 के 48 विधायक सक्षम हैं, तो जिसको भी चुनेंगे वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बाकी सब लोग उसका साथ देंगे। ठीक है, संतोष भारतीय जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अजय जी, विधायक होने के अलावा आप दिल्ली के नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, उस नाते ये बताइए, पंजाबी कम्युनिटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए या पूर्वांचल का होना चाहिए? दिल्ली का कौन ज़्यादा विकास करेगा? हम किसी जाति बंधन में नहीं बनते। हमने दिल्ली की सेवा का व्रत लिया है और कोई भी आएगा तो वो सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर चलेगा वो। और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो मंत्र दिया है हमें, उस मंत्र पर हम आगे काम करेंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, जल्दी से, वक्त थोड़ा कम। अजय जी, एक सवाल है, चूंकि आप जो कह रहे हैं ठीक बात है कि सबसे चर्चा होगी, सबसे पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि विधायकों से कई विधायक मिले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से और शीर्ष नेतृत्व से, तो क्या आपकी भी मुलाकात हुई और आपने भी अपनी कुछ पसंद नापसंद बताई? नहीं, हमारी जो भी मुलाकात हुई है शिष्टाचार मुलाकात है। हर्षवर्धन जी, आपको तो मैं सुनता भी हूँ वैसे यूट्यूब पर भी, आप तो अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और आपको सुनना अच्छा लगता है। तो हमारी जो है मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात हुई है और सभी विधायकों की लगभग हुई है। और चुनाव के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना और जो मेहनत, जो मार्गदर्शन मिला, उनका धन्यवाद करना, वो तो बनता भी है। तो वही शिष्टाचार मुलाकात हुई है, इससे इतर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय महावर जी हमसे बात करने के लिए। और 5 जो संभावित चेहरे हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, उनमें अजय जी भी एक थे जो हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शपथ से पहले बीजेपी का देखिए नया पोस्टर जारी हो गया है। पोस्टर में क्या लिखा गया है? विकसित दिल्ली शपथ समारोह, ये लिखा गया है इस पोस्टर में। ये है वो पोस्टर, विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। एक खास मैसेज देने की कोशिश आनंद, विकसित दिल्ली बनाएंगे इस विजन के साथ। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो चुनाव में वादा किया था अपनी तमाम रैलियों में, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बार बार बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली जो है कहीं ना कहीं विकास से पीछे छूट गई है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। और इसी वादे के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी थी, उसने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया था। और बीजेपी बार बार ये कहती रही थी कि हम दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम दिल्ली को भी विकसित दिल्ली बनाएंगे, विकसित राजधानी बनाएंगे और दुनिया की जो टॉप की राजधानी है, देशों की राजधानी है, उसमें हम दिल्ली को
शुमार करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने जो नारा दिया था, बिल्कुल। बीजेपी ने अपना एक तरह से आप कहें कि जो काम भी करना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी, यमुना की सफाई के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा पूर्वांचल बोर्ड बनाने की बीजेपी ने तैयारी कर दी है। तो बिल्कुल, और घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको पूरा करना है अगले 5 सालों में। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी बीजेपी की आने वाली सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुमार कुंदन और आनंद प्रकाश पांडे। और स्टूडियो में हमारे साथ संतोष भारतीय जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजेश जोशी जी थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर आज दिन भर यह कवरेज जारी रहेगी और कल आप देखना ना भूलिएगा, शपथ ग्रहण समारोह पर हम बेहद ही खास अंदाज में एक बड़ी कवरेज आपके सामने लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यह मौका दिल्ली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा है।